हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों एक नया चैप्टर। आज भैया टैक्स का एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या नाम है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। आराम आराम से कॉपी निकाल लीजिए और कलरफुल पेन्स के साथ लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट 3 क्लासेस रहेगा वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अगर आप पहले लॉस को नहीं समझेंगे, मतलब रूल्स को नहीं समझेंगे, फिर टैक्स नहीं समझ पाइएगा, सम्स नहीं कर पाइएगा। क्लियर है? तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखिए। इनकम फ्रॉम सैलरीज कॉपी में लिखो भाई, मुंह मत देखो। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मायना रखता है। इसके बाद जो भी चैप्टर है वो छोटे छोटे चैप्टर है, यानी कि 5-6 क्लास में सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाने वाले हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी ही लंबा चलने वाला है नॉर्मली, और बाकी जो भी चैप्टर है छोटे छोटे चैप्टर है, नन्हे नन्हे चैप्टर है। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। और दोस्तों ये चैप्टर का जो वेटेज है वो है दोस्तों 15 मार्क्स। आपके एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा 15 मार्क्स का एक सम आएगा, और साथ साथ दोस्तों 5 मार्क्स का जो है थियरी भी आएगा। 5 मार्क्स का क्या आएगा? 5 मार्क्स का थियरी आएगा और 15 मार्क्स का सम आएगा। तो सम्स और थियरी करने के लिए, समझने के लिए, पूरा चैप्टर समझने के लिए आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बढ़िया तरीके से जानना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। इसलिए जो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो जो हम समझा रहे हैं, वो समझने का आप लोग ट्राई कीजिए। क्लियर है? देखिए, आइए कॉपी में हेडिंग दीजिए। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन लिखते हैं। चार्जिंग सेक्शन लिखते हैं। सेक्शन नंबर 15 में हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में पढ़ते हैं। आइए लिखिए, यहाँ पे जो भी लिखवा रहा हूं पहले लिखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखिए सेक्शन नंबर 15, जो कि क्या है? चार्जिंग सेक्शन। मतलब सैलरी को हम लोग सेक्शन नंबर 15 के तहत डिफाइन करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आइए लिखिए सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन। लिखिए, सबसे पहले लिखिए इनकम। इनकम इज टैक्सेबल। इनकम इज टैक्सेबल। इनकम इज टैक्सेबल। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अंडर द हेड सैलरी। अंडर द हेड सैलरी। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देर इज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। मतलब अगर तुम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल बनाना चाहते हो तो आपके बीच में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन रहना चाहिए। मालिक नौकर का रिश्ता रहना चाहिए। मालिक नौकर का रिश्ता रहना चाहिए। मालिक नौकर का रिश्ता होना चाहिए। कोई आपका मालिक होना चाहिए या आप किसी के मालिक हो, फिर ही आप इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होंगे। ठीक है, सिंपल से बात है। यहां पे देखिए, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज एम्प्लॉय इनकम तभी सैलरी के हेड में टैक्सेबल माना जाएगा जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन हो, जब उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो, मालिक नौकर का जब रिलेशन हो, तभी अंडर द हेड ऑफ सैलरी ये टैक्सेबल माना जाएगा इनकम। क्लियर है? इफ देयर इज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मतलब कोई किसी का मालिक होना चाहिए, कोई किसी का नौकर होना चाहिए, तभी अंडर द हेड आप सैलरी को टैक्सेबल मान सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या सर? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मान लीजिए आप किसी के अंडर काम करते हो, आप किसी के पास काम करते हो, तभी आपका जो इनकम है वो अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आप किसी के अंडर काम करते हो, आप किसी के अंडर नौकरी करते हो, तभी आपका जो इनकम है, तभी आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल रहेगा। समझे आप? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक चीज आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। लिखिए, लेकिन एक बात और है कि जो सैलरी एमएलएस एमपीस रिसीव करते हैं, क्या वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ही जाता है? क्या वो भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ही होता है? नहीं, वो अदर सोर्सेस के हेड में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे लिखिए सैलरी रिसीव्ड
सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए। अगर एमपी एमएलए कोई सैलरी मिल रहा है, एमपी एमएलए को कोई सैलरी मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ओके, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम टैक्स मतलब इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल वो नहीं होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, एमपी या एमएलए को अगर कोई सैलरी मिल रहा है तो वो टैक्सेबल अंडर, लिखिए टैक्सेबल अंडर, कोलन देके लिखिए टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक एक रूल समझा रहा हूं, एक एक रूल लिखते जाइए, समझते जाइए, तभी आप सैलरी वाला जो इतना बड़ा बड़ा सम्स है ना वो कर पाइएगा, तभी आप 20 मार्क्स अपने पॉकेट में रख पाइएगा। क्लियर है? तो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए देखिए, ओके, अगर मान लीजिए कि एक पार्टनर को सैलरी मिला पार्टनरशिप फर्म से, तो क्या वो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी होगा? अगर मान लीजिए एक पार्टनर को सैलरी मिला पार्टनरशिप फर्म से, तो क्या वो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी होगा? नहीं, वो होगा टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी, टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। अगर पार्टनर को मिल रहा है कोई सैलरी तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी, मतलब सैलरी रिसीव्ड। मतलब ये तो मैं माना कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर एक पार्टनर रिसीव कर रहा है इन पार्टनरशिप फर्म अपना सैलरी, तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंडर। ठीक है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा। ये सब सारा रूल्स आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आएगा ऐसा ऐसा, घुमा फिरा के देगा आपको। ठीक है, लिखिए सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जो कि टैक्सेबल, जो कि टैक्सेबल कहां रहेगा? पीजीबीपी के तहत, पीजीबीपी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, आइए फटाफट से, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे साथ लिखते जाइए, जिससे सैलरी का चैप्टर और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके लिए हो जाए। आइए फटाफट से अच्छे हैंडराइटिंग में नोट्स लिखिए। सैलरी चैप्टर का नोट्स कुछ लिखवा रहा हूं। सबसे पहले लिखिए सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस, on the basis of due or received, on the basis of due or received, whichever is earlier। मतलब यहां पे बोला गया है कि सैलरी तभी टैक्सेबल होगा, सैलरी हर एक केस में टैक्सेबल होगा। मान लो कि तुम्हारा सैलरी बाकी है, तुमको तुम्हारा बॉस ने सैलरी नहीं दिया है, तो वो भी टैक्सेबल होगा। अगर तुम्हारा बॉस ने बोल दिया कि अभिषेक, मान लो कि अभिषेक को ही सैलरी मिलने वाला है, मान लो मेरे बॉस ने बोल दिया कि अभिषेक तुमको अगले साल सैलरी मिलेगा, फिर भी तुम्हारा सैलरी जो है वो टैक्सेबल रहेगा। आइदर ड्यू है या आइदर रिसीव्ड है, जो भी अर्लियर रहेगा वो तुम्हारा मान लिया जाएगा और उसके बेसिस पर तुम्हारा सैलरी जो है वो टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है? टैक्सेबल रहेगा। मतलब यहां पे यही बोला गया है, चाहे ड्यू हो चाहे तुमने रिसीव कर लिया, तुम्हारा सैलरी जो है उस बेसिस पर ही टैक्सेबल रहेगा जो तुम जल्दी किए हो। क्लियर है? विच एवर इज अर्लियर। सैलरी क्या होता है? सैलरी या तो मिल चुका होता है या तो मिलने वाला होता है, तो जो अर्लियर है उस बेसिस पे तुम्हारा टैक्सेबल रहेगा सैलरी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पे देखिए सैलरी, सेकंड पॉइंट में सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ, इवन इन केस ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स। अगर पार्ट टाइम जॉब कहीं पे कर रहे हो बेटा, अगर पार्ट टाइम जॉब कहीं पे कर रहे हो, मान लो कि आप 3-4 जॉब करते हो, एक जॉब यहां पे किए, एक जॉब यहां पे किए, एक जॉब यहां पे किए, फिर भी तुम्हारा सैलरी टैक्सेबल रहेगा, फिर भी तुम्हारा सैलरी टैक्सेबल रहेगा। तुम्हारा 50 तो बॉस है, फिर भी तुम्हारा सैलरी जो है वो टैक्सेबल रहेगा। कोई वांदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पार्ट टाइम जॉब भी करते हो फिर भी तुम्हारा सैलरी जो है वो टैक्सेबल रहेगा बेटा। ठीक है, सैलरी इज टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स। अब थर्ड नंबर, सैलरी फोरगॉन,
सैलरी फॉरगॉन मतलब क्या हो गया सर? सैलरी फॉरगॉन मतलब ये हो गया सर कि अगर मान लो कि जब सैलरी मिलने वाला है तब आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस केस को, तो इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल सिंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मतलब अगर मैं सैलरी नहीं ले रहा हूं, सैलरी मैं नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसा बोल दिया हूं कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तो भी सैलरी टैक्सेबल रहेगा, तो भी सैलरी क्या है? टैक्सेबल। फिर भी गवर्नमेंट को तो अपना चाहिए ना भाई टैक्स, ठीक है, तो इट इज टैक्सेबल सिंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्लियर है आप लोग को? चलिए, ओके। अच्छा, इसके बाद लिखिए 4 नंबर पॉइंट में, एनी अमाउंट रिसीव्ड, any amount received before joining of job, before joining of job, before joining of job, any amount received before joining of job or after leaving of job, or after leaving the job, leaving the job, मतलब अगर मान लो कि जॉब, काम पे ज्वाइन करने से पहले अगर तुमको कुछ मिल चुका है और काम छोड़ने के बाद अगर तुमको कुछ मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल रहेगा बेटा, वो भी टैक्सेबल रहेगा, वो चीज भी टैक्सेबल रहेगा। अगर अगर आपको एडवांस सैलरी मिला है, एडवांस सैलरी मतलब एडवांस में ही पैसा मिल गया, तो वो भी टैक्सेबल रहेगा, और काम छोड़ने के बाद भी अगर मान लो कुछ सैलरी मिला है, तो वो भी टैक्सेबल रहेगा, वो भी टैक्सेबल रहेगा। उसमें से भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगेगा, टैक्सेबल रहेगा, सीधा सा बात है। क्लियर है? तो यानी कि यहां पे क्या बोला गया? एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ जॉब एंड आफ्टर लिविंग द जॉब इज ऑलवेज टैक्सेबल, इज ऑलवेज taxable, is always taxable under the head of salary, under the head of salary। क्लियर है? कुछ भी अमाउंट आप रिसीव करते हो बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर लिविंग द जॉब, वो चीज, वो सैलरी जो है, वो सैलरी भी टैक्सेबल मानी जाएगी। अच्छा, अब आपको फॉर्मेट सिखाते हैं कि जो बड़ा बड़ा सम्स 15-15 मार्क्स का जो सम्स बनाएंगे उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसको उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, कैसे कैसे लिखना पड़ेगा, हम लोग किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ सैलरी बनाएंगे, फॉर्मेट सिखाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं आपको बताया हूं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सैलरी। लिखिए फटाफट से, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी। फॉर्मेट सिखाते हैं आप लोग को कि 15-15 मार्क्स का जो सम्स बनाएंगे वो किस तरीके से, किस बेसिस पर हम लोग बनाएंगे और किस बेसिस पर सम्स आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आइए जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रीवियस ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25। ठीक है, फटाफट से आइए, यहाँ एक अमाउंट का कॉलम डाल दीजिए। ठीक है, ये रहेगा आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये क्या है आपका पर्टिकुलर का कॉलम। एक एक करके आइटम्स मेरे साथ आराम आराम से बहुत अच्छा हैंडराइटिंग में लिखते रहिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मतलब क्या होता है सर? बेसिक सैलरी मतलब जो सैलरी आपको मिलता है एक्चुअली में। मान लीजिए आपको कंपनी बोल दिया गया है कि आपको 50,000 मिलेगा। अब 50,000 तो मिलेगा ऐसा कंपनी ने बोला है, लेकिन कंपनी ने झूठ बोला है। आपको इन हैंड 50,000 नहीं मिल रहा है, इन हैंड आपको 40,000 ही मिल रहा है, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी कुछ अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, डियरनेस अलाउंसेस हो गया, एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, वो सब अलाउंसेस लेके आप लोगों को वो जो बेनिफिट है वो 10,000 का मिल रहा है। यानी कि 40,000 आपका इन हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी हाथ में मिलेगा, और 10,000 जो है वो आपका क्या है? 10,000 जो है वो आपका अलाउंसेस है नॉर्मली। इसी को हम लोग सीटीसी बोलते हैं, सीटीसी। क्लियर है ना? तो ये क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब जो आपका हाथ में मिलेगा। कितना सैलरी आपको मिनिमम टू मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम टू मिनिमम कितना सैलरी आपको मिनिमम टू मिनिमम मिलेगा ही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक सैलरी बेटा, बेसिक सैलरी। आइए लिखिए फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी। लिखिए। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस। क्या आता है?
डियरनेस अलाउंस, लिखिए, याद रखिएगा, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब यही चीज, एक एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है, देखिए, इसके बाद आता है बोनस, इसके बाद क्या आता है, बोनस, इसके बाद आएगा कमीशन नॉर्मली। ठीक है, कमीशन, मान लीजिए बोनस मिला, कुछ कमीशन मिला, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, एडवांस सैलरी, एडवांस में कुछ सैलरी मिला, अगर मान लो वो जो एम्प्लॉय है, वो जो झिंगुर है, उसको एडवांस में कुछ सैलरी मिल गया, तो वो भी आएगा इधर, वो भी आएगा। ये सब लिखते जाइए, एक एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, आप लोगों को एकदम एक एक चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्लियर सैलरी, अर्लियर सैलरी मतलब पिछला साल का बकाया हुआ सैलरी, पिछला साल का बकाया हुआ सैलरी जो मेरा बॉस ने नहीं दिया, वो सैलरी। ठीक है, अर्लियर सैलरी। ठीक है, अर्लियर सैलरी मतलब पिछला साल का या पिछला महीना का या पिछले कुछ महीने से सैलरी हमको नहीं मिला है, वो सैलरी। ठीक है, अर्लियर सैलरी। इसके बाद देखिए ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी मतलब मेरा बॉस जब जॉब छोड़ के जाऊंगा तब मेरा बॉस कुछ मेरे को उपहार देगा, कुछ लमसम अमाउंट देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेचुइटी। ठीक है, मतलब खुशी से देते हैं, खुशी से, ये लोग ग्रेचुइटी, तुमने इतने साल तक काम किया, तुमने ये ऑर्गेनाइजेशन में 15-20 साल तक काम किया, इसलिए हम तुमको दे रहे हैं ग्रेचुइटी, उसको बोलते हैं ग्रेचुइटी। आप कहीं पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 15-20 साल तक काम करोगे, लंबे समय के लिए काम करोगे, तब वो आप लोगों को एक रिवॉर्ड की तरह रहेगा ग्रेचुइटी। ठीक है, तो ग्रेचुइटी। ओके सर, इसके बाद लिखिए पेंशन, पेंशन किसको नहीं मिला, अरे चाचा दादा सबको मिलता है पेंशन, आप लोगों को तो पता है ना पेंशन क्या होता है, जी बिल्कुल, पेंशन। इसके बाद लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी पता है क्या होता है, लीव सैलरी पता है क्या होता है, लीव सैलरी मतलब मान लीजिए आपको मिला है पूरे एक साल में आपको 20 ठो लीव मिला है, आपके कंपनी में पूरे एक साल में बोला है कि आप 20 ठो छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा है कि 20 दिन छुट्टी ना लेकर 20 दिन आप काम करते रहे, बोले क्या छुट्टी लेंगे, काम कर रहे हैं, उस बेसिस पर ना आपको सैलरी मिलता है। क्या मिलता है, उसका जिस लीव पे भी आप छुट्टी के दिन भी काम किए, इसके लिए आपको सैलरी मिलेगा, इसके लिए आपको सैलरी मिलेगा, आपको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। आप छुट्टी के दिन जो काम किए, छुट्टी के दिन जो अपना लीव के दिन जो भी काम किए, उसके लिए भी आपको सैलरी मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीव सैलरी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है अलाउंसेस, बहुत सारा अलाउंसेस जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ऑफिस में ने बोल दिया कि चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए अलाउंसेस है, मेडिकल अलाउंसेस है, बहुत सारा टाइप्स का जो अलाउंसेस है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आज ही सब कुछ थोड़ा ना पढ़ लेना है बकलोल, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अलाउंसेस जो होते हैं वो अलाउंसेस भी आते हैं यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद देखिए प्रोविडेंट फंड आता है, प्रोविडेंट फंड भी आता है। ठीक है, फिर ये सुपर एनुअलाइजेशन फंड आता है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लिखवा दिए नॉर्मली, कोई बड़ा बड़ा सम्स जो आ गया ना, कोई एकदम टफ सम्स जो आ जाता है उसमें ये रहता है, सुपर एनुअलाइजेशन फंड। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परक्यूसाइट्स, 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 आपको समझाएंगे एक एक करके, जब समझाएंगे ना तब परक्यूसाइट्स के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, मतलब अगर मान लीजिए जल्दी रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, जो जो दिया रहेगा वो सब हम लोग लिखेंगे, और जो जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सब समझना पड़ेगा, एक एक चीज के बारे में हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा अभी। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ठीक है, ओके। इसके बाद रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, जैसे जैसे लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए बाबू, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, हम लोग सब समझाएंगे आपको, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं नहीं समझाएंगे, सब समझाएंगे, लिखते जाइए बस। तो ये क्या निकला आपका, इसका जो टोटल निकलेगा ना बाबू, इसका जो पूरा टोटल निकलेगा ना बाबू, ये ग्रॉस सैलरी कहलाएगा, ये रिश्ता कहलाएगा ग्रॉस सैलरी, ये टोटल कहलाएगा ग्रॉस सैलरी। क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी, वापस से बोलिए, ये कहलाएगा क्या, ग्रॉस सैलरी।
ये कहलाएगा ग्रॉस सैलरी। ये पूरा जो टोटल है, ये टोटल क्या कहलाएगा? आपका ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आगे रिवाइज भी करा देंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे हम लोग डिडक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं सर? डिडक्शन लेते हैं, डिडक्शन लेते हैं, डिडक्शन लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 16। अरे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लेते हैं, 16। अब कौन कौन सा डिडक्शन आएगा सर, एक बार बता दीजिए। सबसे पहले आएगा 10 दोस्तों, ये प्रोफेशनल टैक्स। अब डिडक्शन में क्या आता है? प्रोफेशनल टैक्स आता है। सर क्या आता है सर? प्रोफेशनल टैक्स। क्या आता है सर? प्रोफेशनल टैक्स आता है। डिडक्शन में क्या आता है? प्रोफेशनल टैक्स, जो कि नोट नंबर 16। अच्छा, नोट मत लिखिए आप, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला डिडक्शन क्या आता है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। क्या आता है सर? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। सेकंड में क्या आता है डिडक्शन? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? अरे प्रोफेशनल टैक्स आएगा। दूसरा क्या आएगा सर? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और थर्ड आएगा दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमेशा याद रखिएगा 50,000 का रहेगा। कितना का रहेगा भाई? 50,000 का रहेगा। सोते जागते अगर सोता हुआ तुमको उठा के पूछ लिया तो क्या बोलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना करेगा? 50,000 करेगा। 50,000 का, 50,000 का फिक्स्ड है, 50,000 का। ठीक है, तो थर्ड में लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का रहेगा बेटा? 50,000 करेगा। कितना करेगा बोलो? 50,000 करेगा। तो ये क्या है आपका? ये जो निकलेगा ना, सबसे पहले तो आप ग्रॉस सैलरी निकाल दिए। ग्रॉस सैलरी के साथ इसको आप मतलब कि इस सारे के सारे डिडक्शन से लेस करोगे तो आपका क्या निकलेगा बेटा? ये नेट सैलरी निकलेगा। क्या निकलेगा? ये नेट सैलरी निकलेगा। ये है आपका नेट सैलरी। समझे कि नहीं समझे बताओ? कुछ कुछ समझे? कुछ घुसा दिमाग में? कुछ आपका घुसा दिमाग में, समझे? तो ये क्या है? ये आपका नेट सैलरी है। चलिए अब आगे देखिए, आगे एक एक चीज के बारे में बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा? सबसे पहले हम लोग ने बेसिक सैलरी लिखा। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है या नहीं है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है या नहीं है? पूरा का पूरा रूल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए लिखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पहला पहला आइटम लिखे थे इस फॉर्मेट में। सबसे पहला हम लोग क्या लिखे थे? बेसिक सैलरी लिखे थे, बेसिक सैलरी। आइए सबसे पहले बेसिक सैलरी के बारे में ही विस्तार रूप से बात करते हैं। अच्छा जी, सुनिए जरा ध्यान से, हम क्या बोले थे आपको? बेसिक सैलरी मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको कंपनी ने बोल दिया कि भैया आपका, ये लिखना नहीं है, भैया आपका सैलरी है 1 लाख रुपए। आप समझ लेते हो वाह 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 हमको तो 1 लाख मिल गया। नहीं, लेकिन आपको इन हैंड सिर्फ 80,000 मिल रहा है। 80,000 आपको इन हैंड मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को प्लस करेंगे तब वो 1 लाख जाके बनेगा। यानी 20,000 का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है। बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, फलाना अलाउंसेस मिलेगा, डिमकाना अलाउंसेस मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते 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 यही 80,000 आपका 1 लाख हो जाता है। उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन हाथ में तो आपको 80,000 मिलेगा ना। कुछ मेडिकल अलाउंसेस मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते मिलते आपको 1 लाख का मिल जाएगा। तभी बोलते हैं कि 1 लाख तुमको मिलेगा। लेकिन 1 लाख हाथ में नहीं भाई, हाथ में तुमको 80,000 ही मिलने वाला है। तो ये बेसिक सैलरी मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी मतलब होता है कितना तुमको मिनिमम सैलरी मिलेगा। मिनिमम से मिनिमम कितना सैलरी तुमको मिलने वाला है, ये श्योर है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी। समझ में आ गया? कितना तुमको मिनिमम सैलरी मिलेगा रे बाबा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक सैलरी। समझिए ध्यान से, ठीक है? 80,000 मिलेगा तुमको, 1 लाख थोड़ा ना मिलेगा। 1 लाख तो तुमको कंपनी ने बोल दिया गया है। उसी चीज को हम लोग सीटीसी बोलते हैं ना, नॉर्मली सीटीसी। सीटीसी कितना लगेगा? ठीक है, चलिए लिखिए बेसिक सैलरी में क्या लिखेंगे? इट इज ए बेस सैलरी, it is a base salary of employee, it is a base salary of employee, it is always fully taxable, it is always fully taxable। हमेशा ये जो है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। कोई चिंता भावना सोचने का नहीं, पूरा उठा के ले लेने का और कुछ नहीं।
उठा के ले लेने का, लिख देने का, जो भी अमाउंट रहेगा उठा के लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बेसिक सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है बेटा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ठीक है, चलिए सेकंड सेकंड बात करते हैं दोस्तों डियरनेस अलाउंस के बारे में। सेकंड किसके बारे में बात करेंगे? डियरनेस अलाउंस के बारे में बात करेंगे। डियरनेस अलाउंस भी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उठा के पूरा लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वांदा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डियरनेस अलाउंस ये भी जो है ना बेटा, ये भी जो है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। देखिए डीएक्स फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। ये जो डियरनेस अलाउंस के बारे में आपको बताया ना, ये पूरा का पूरा जो है वो टैक्सेबल है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा डियरनेस अलाउंस आपका टैक्सेबल रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग बोनस का। अब थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिखे थे बेटा? थर्ड नंबर में हम लोग लिखे थे बोनस। याद कीजिए वो फॉर्मेट, एक एक करके फॉर्मेट भी आपको याद करवा रहे हैं। सबसे पहले लिखे थे बेसिक सैलरी, उसके बाद डियरनेस अलाउंस घुसा रहे, उसके बाद लिखेंगे बोनस, ऐसे ऐसे घुसेड़िए ना। अब थर्ड क्या लिखेंगे? बोनस। लिखो भाई लिखो, बोनस। देखिए बोनस जितना मिला उतना टैक्सेबल है, नहीं मिला नहीं टैक्सेबल है, सीधा सा बात। बोनस अगर आपको मिला है तो ही टैक्सेबल है, नहीं मिला है तो टैक्सेबल नहीं है रे बाबा, समझिए जरा ध्यान से। इट इज फुली टैक्सेबल, इट इज फुली टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ऑन रिसिप्ट बेसिस। मतलब बेटा जी अगर आपको बोनस मिला है तो टैक्सेबल है, बोनस नहीं मिला है तो टैक्सेबल नहीं है, सीधा सा बात है। ठीक है, चलिए तो देखिए बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस क्वेश्चन में दिया रहे एज इट इज उतार देना है, कुछ करना नहीं है आप लोगों को, कुछ हाथी और घोड़ा नहीं मारना है, जो भी दिया रहेगा उतार देना है, जो जो अभी तक बोले, जो जो अभी तक बोले बेटा, जो जो अभी तक बोले हैं। इसके बाद कमीशन अगर आएगा, कमीशन का भी वही है, इट इज फुली टैक्सेबल। कमीशन का क्या है? कमीशन का इट इज फुली टैक्सेबल, लिखिए ना बेटा, इट इज फुली टैक्सेबल, इट इज फुली टैक्सेबल। नोट 4 में लिखेंगे कमीशन के बारे में, कमीशन के बारे में। कमीशन भी एज इट इज आपको क्या करना है? एज इट इज आपको उतार देना है, इट इज फुली टैक्सेबल वेदर कमीशन इज बेस्ड ऑन टर्नओवर और नॉट। कुछ भी हो, कमीशन है उसको उतार देना है, उसको लिख देना है वो फॉर्मेट में, उसमें कुछ झाल झमेटा नहीं है, झाल झमेला नहीं है, झाल झमेटा है नहीं उसमें। ठीक है, तो इट इज फुली टैक्सेबल वेदर कमीशन इज बेस्ड ऑन टर्नओवर और नॉट। ओके, समझ में आ गया? नोट नंबर 5 में क्या लिखे थे बताओ? नोट नंबर 5 में लिखे थे एडवांस सैलरी, जो सैलरी आपको एडवांस में मिल जाता है। नोट नंबर 5 में बेटा जी हम लोग लिखे थे एडवांस सैलरी, याद है कुछ? लिखो नोट नंबर 5, एडवांस सैलरी। मतलब आपने अपने बॉस को बोल दिया कि भैया बॉस, आप बॉस होंगे अपने कंपनी के, लेकिन मैं आपके कंपनी में काम करूंगा, अगर आप ये चाहते हैं तो हमें हर महीने के एडवांस सैलरी चाहिए, हर महीने का हमें एडवांस सैलरी चाहिए। पहले सैलरी दो उसके बाद काम करेंगे, पहले सैलरी दे उसके बाद काम करेंगे। तो ये क्या एडवांस सैलरी, इसको क्या बोलते हैं? एडवांस सैलरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एडवांस सैलरी। समझे आप? समझ में आ गया आपको? चलिए लिखिए, लिखिए प्लीज लिखिए, एडवांस सैलरी। और एडवांस सैलरी भी बेटा अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल है। तो सर किसमें झाल झमेला है? झमेला किसमें है आप बताइए ना? सब तो बोल रहे हैं इट इज फुली टैक्सेबल, तो एक ही बार में बोल दीजिए। अरे रुको बेटा, सब्र करो, अभी आएगा धीरे धीरे करके। नोट नंबर 6 का इंतजार करो तुम, नोट नंबर 6 का इंतजार करो, अभी तो बच्चा
का खेल दिखा रहे हैं, अभी तो कुछ दिखाई नहीं रहे। सैलरी बहुत बड़ा है, आप लोग को बहुत समझना बाकी है। क्लियर है? तो लिखिए एडवांस सैलरी का मतलब लिखिए, क्योंकि थियरी भी कवर करा रहे हैं, थियरी भी कवर करा रहे हैं। आप ये मत बोलिएगा भैया थियरी नहीं करा रहे हैं, थियरी भी कवर करा रहे हैं। एडवांस सैलरी का डेफिनेशन पूछ लिया तो क्या लिखोगे? कुछ लिख पाएगा? नहीं। लिखो इट मीन्स सैलरी received in advance। हाँ तो आइए लिखिए, इट मीन्स सैलरी रिसिव्ड इन एडवांस, मतलब सैलरी अगर एडवांस में मिल जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एडवांस सैलरी, सीधा सा बात है। और ये जो है बेटा ये टैक्सेबल है, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ऑन रिसिप्ट बेसिस। मतलब एडवांस सैलरी अगर तुमको मिला है बाबा, मिला है तभी टैक्सेबल रहेगा, नहीं मिला है तो टैक्सेबल किस चीज का रहेगा? बोलो ना, मिला है तभी तो टैक्सेबल रहेगा ना। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। क्या बेसिस? रिसिप्ट बेसिस। ठीक है। इफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी और only advance is given, then it should be ignored। यहां पे एक चीज दिया गया है बेटा कि अगर सिर्फ एडवांस अगेंस्ट सैलरी दिया हुआ है, एडवांस सैलरी और एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। एडवांस सैलरी मतलब एडवांस में सैलरी मिल जा रहा है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब तुमको 2 लाख रुपए का कोई एडवांस दे दिया, हर महीने तुम्हारा सैलरी से कटेगा, वो डिफरेंट चीज है। अगर क्वेश्चन में तुमने देखा एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिखा है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी या सिर्फ एडवांस लिखा है तो उसको इग्नोर कर देना। जैसे अपनी एक्स को करते हो ना इग्नोर, करते हो ना बेटा इग्नोर, अपने एक्स को करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक्स को जैसे इग्नोर करते हो उसी तरीके से एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस को इग्नोर कर देना अगर ये दोनों वर्ड देखा तो, क्योंकि हम सिर्फ एडवांस सैलरी को ट्रीट करेंगे। एडवांस सैलरी फुली टैक्सेबल है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस हम लोग जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, सीधा इग्नोर करो, लिखने का ही नहीं। क्लियर है? चलो तो आज बेसिकली हम लोग अभी के लिए आज के लिए इतना तक ही पढ़ते हैं, लेकिन जितना करवाए हैं उतना आप लोग बहुत अच्छे से याद करके आइएगा, फॉर्मेट देख के आइएगा। सैलरी करने में तभी मजा आएगा, ठीक है, वरना कुछ मजा नहीं है। सॉरी, बहुत सारी क्लासेस हमारे अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, फिर जाके हम लोग सम्स बना पाएंगे। यही चैप्टर में मेहनत है, बाकी सारा चैप्टर तो धूल है धूल, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।